हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 10। वीडियो लेक्चर नंबर 9 में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसका नाम था सरेंडर ऑफ शेयर्स। उस कॉन्सेप्ट को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 11 जो कि हमने लिया है जे आर मोंगा बुक से 28th एडिशन। उसका पेज नंबर है 14.42। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहें तो आप इस बुक को परचेज़ भी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हैं। चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। Passing through bad times and incurring heavy losses during past few years, Info Industries Limited decided to undertake certain financial measures to revitalize the company। मतलब रिवाइव कर रहे हैं कंपनी को, यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्शन लिए हैं। Their assets and liabilities as on 31st March 2022 are given below। यहाँ पे आपको 50,000 इक्विटी शेयर दिए हुए हैं 100 रुपीज़ ईच, जो कि फुली पेड अप है, यहाँ से पता लग रहा है। 50 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। 10,000 18% डिबेंचर है 100 रुपीज़ वाले 10 लाख। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ट्रेड क्रेडिटर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक फर्नीचर, डेटर, कैश एट बैंक। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको एक स्कैटर्ड डेटा गिवन है जो कि हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको एक स्कैटर्ड डेटा दिया हुआ है तो आप सबसे पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, एक प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाएंगे ताकि हम इसमें कोई अगर मिसिंग फिगर है तो वो फाइंड आउट कर पाएँ। तो आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एज एट 31 मार्च 2022। तो सर बैलेंस शीट बनाने में तो कोई मुश्किल नहीं है, लायबिलिटी के आइटम है तीनों। ये भी लायबिलिटी की आइटम है, ये एसेट पे आ जाएगी, ये भी एसेट पे आ जाएगी, एसेट एसेट और एसेट। और यहाँ पे आपको फाइनली एक डिफरेंस दिखेगा जो कि आपका आएगा पी एंड एल में, जो कि एक्यूमुलेटेड लॉस का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करी हुई है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन हमने 11 लिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले काम हमें ये करना है, ये हमारा वर्किंग नोट में बनेगा बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट हमारी तैयार होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसको आप वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे, इसको आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाएंगे। अगर आप वर्टिकल फॉर्मेट में बनाने लग गए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही रखना है। ठीक है, इसका जस्ट पर्पज़ इतना है कि हम मिसिंग फिगर कंप्यूट कर लें। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है जो कि बिल्कुल सिंपल है, वहाँ से उठाओ और लायबिलिटी एसेट पे रखो। सारी इन्फॉर्मेशन एकदम ईजी है, आप खुद से बना लेंगे। और लास्ट में आपकी ये बैलेंस की फिगर आ गई 18,20,000। यही पर्पज़ होता है कि जो हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको फाइंड आउट करना। चलिए फिर उसके बाद अब इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे भी जाना है। पूरे क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट मांगी गई है। एक बार जल्दी से मैं क्वेश्चन को आपको गो थ्रू करा देता हूँ, फिर हम इसको क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, तो और जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें टाइम मत दिखा करो कि कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि सीखते टाइम हमेशा ज़्यादा लगेगा। जब आप क्वेश्चन करोगे एग्ज़ाम में तो टाइम उतना नहीं लगेगा क्योंकि आप सीधे करते चले जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस करके आप जाओगे। तो जब हम सीख रहे हैं तो आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को डीप में समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा टाइम लगता है। एक बार क्वेश्चन को हम गो थ्रू कर लेते हैं। ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक तो हम नहीं पढ़ रहे, सीधे रिक्वायरमेंट को एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्रीज। एक तो इसमें मांगा है जर्नल एंट्री, दूसरा इन द बुक्स एंड बैलेंस शीट एज इट वुड अपीयर इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्कीम एज्यूमिंग दैट नेसेसरी अप्रूवल ऑफ कोर्ट वाज रिसीव्ड। ठीक है, इंटरनल स्कीम को हमें कोर्ट से अप्रूव कराना पड़ता है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। तो हमें बैलेंस शीट बनानी और जर्नल एंट्रीज डालनी है, तो काम हमारा लंबा है, तो हमें जल्दी जल्दी बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी जर्नल एंट्रीज मैंने डाल दी हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करके चलूँगा ताकि
आपको ऐसा ना लगे कि सर आपने तो पहले से पहले बस उसको रीचेक करा दिया, ऐसा नहीं होगा, मैं डिटेल में उस चीज़ को समझाऊंगा। जर्नल एंट्री पहले से पास करने का बस इतना मेरा पर्पस होता है कि हमारा जो टाइम है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर लग जाए, जो फालतू की रिपीटिशन हो रहा है उस पर हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, राइट। चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन was approved by directors of the company and has been agreed by all interested parties। ठीक है, सब ने एग्री कर लिया है, तो ये स्कीम हमारे पास है जो कि पास हो चुकी है। सबसे पहले हुआ क्या है, द इक्विटी शेयर्स आर टू बी सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। ओके, सबसे पहले मैंने आपको ये बात कही थी, देखो इसमें दो हिस्से हैं, ध्यान से समझना। इक्विटी शेयर ने पहले तो क्या हुआ, जो इक्विटी शेयर अभी हैं उनको सब डिवाइड किया गया, तभी तो वो सरेंडर करेंगे। सब डिवाइड करने के बाद ही नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, तब वो सरेंडर कर पाएंगे। एक बार मैं दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, अभी 2 मिनट रुको। आगे कहता है 60% ऑफ शेयर्स आर टू बी सरेंडर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो एक पर्सन है मिस्टर रोहित। अब रोहित के पास अभी शेयर हम देख लेते हैं कितने रुपए वाला है। रोहित के पास ये 100 रुपीज़ वाला शेयर है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है। सपोज करो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ वैसे समझाने के लिए। रोहित के पास एक शेयर है, 1 शेयर है और 100 रुपीज़ वाला है, यानी कंपनी में उसके 100 रुपये इन्वेस्टेड है। अब क्योंकि सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे सरेंडर करेंगे 60%, तो अब रोहित किस तरह से सरेंडर कर पाएगा, आप इस सिचुएशन को एक बार समझने की कोशिश करो। मैं आपको सब डिवीजन भी अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो रोहित तो सरेंडर नहीं कर पाएगा, अब उसके पास एक ही शेयर है, अब वो उसका 60% पार्ट कैसे सरेंडर कर दे, है ना। ऐसा तो फ्रैक्शन में तो शेयर हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या करा गया, पहले इस शेयर को छोटे छोटे डिनोमिनेशन में तोड़ लेते हैं। तो अब हमारा जो स्कीम इन्होंने बोली है कि जो एक शेयर है वो 5 रुपए का हो जाएगा, तो आप मुझे बता सकते हो टोटल उसके कितने रुपए लगे, 100 रुपीज। अब एक शेयर 100 रुपए के बजाय 5 रुपए का होगा, तो कितने हो जाएंगे, 20 शेयर हो जाएंगे। उसके जो नए शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे वो 20 शेयर्स हो जाएंगे। और कितने वाले, 5 रुपए वाले। अभी भी उसका 100 रुपीज ही है बिजनेस में। तो अब हमने ये क्या करा, सब डिवीजन। अब सब डिवीजन क्यों किया, आपको अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब 20 शेयर्स का 60%, 20 शेयर का 60% आप यहाँ पे सरेंडर कर पाओगे। ठीक है, 20 शेयर का 60% कितना हो जाएगा, 12। तो 12 शेयर यहाँ पे सरेंडर हो जाएंगे और 8 शेयर 5 रुपए वाले रोहित के पास ही रहेंगे। आपको बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से पहले क्या करा जाता है, सब डिवीजन करा जाता है ताकि सरेंडर करना इजी हो जाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ गई ये बात। चलिए, तो सब डिवीजन की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, आइए देख लेते हैं। सब डिवीजन की एंट्री बड़ी ही सिंपल एंट्री आपको मिलेगी। क्या हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो पुरानी इक्विटी शेयर कैपिटल थी वो यहाँ पर खत्म हो गई और नई इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, पुरानी इक्विटी शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर्स थे 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 50,000 इक्विटी शेयर थे 100 रुपीज़ ईच, राइट। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि पुरानी वाली खत्म हो गई क्योंकि हमने डिनोमिनेशन चेंज कर दी, अब 5 रुपीज़ का शेयर हो गया, यानी एक तरह से 100 रुपये के नोट को 5-5 रुपये के खुले करा लिए हमने। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे एक 10 लाख इक्विटी शेयर हो गए 5 रुपीज़ वाले। ठीक है, तो ना यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ना कंपनी को लॉस हुआ है। तो ये एंट्री आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो सरेंडर की एंट्री में ये कंसोलिडेशन या सब डिवीजन की एंट्री में कुछ खास नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है 60% ऑफ शेयर्स आर टू बी सरेंडर्ड। 60% शेयर सरेंडर करने हैं। चलिए, तो आप चाहें तो ये जो टोटल वैल्यू है इसका 60% कर लीजिए, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स का, जो कि अब 10 लाख हो गए हैं, 10 लाख का
60% सरेंडर हो गया, या ऐसे कर लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं चलो नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से दिखा देता हूँ। 10 लाख का 60% जो कि होगा 6 लाख। 6 लाख शेयर हो गए, और कितने रुपए वाले हैं? 5 लाख रुपीज़ वाले, जो कि आएगा आपका 30 लाख। ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात। तो या आप सीधा 50 लाख का 60% भी कर सकते हैं, ये भी चलेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी, इसको ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसी का ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो कैसे करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर का यहाँ पे जो कंपनी की लायबिलिटी थी टुवर्ड्स इक्विटी शेयर होल्डर वो कम हो गई, और उन्होंने शेयर सरेंडर्ड अकाउंट में ये शेयर्स डाल दिए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे सॉरी आगे कहता है द टोटल क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹8,60,000 and balance will be paid by allotment of 1 lakh equity shares of ₹5 each out of the surrendered। ओके, आप इसका मतलब समझाइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है टोटल क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। पहले बात तो ये है कि टोटल क्लेम डिबेंचर होल्डर का है कितना। आइए हम देख लेते हैं। टोटल क्लेम डिबेंचर होल्डर का ये है, यानी यहाँ पे 13,60,000 का टोटल क्लेम डिबेंचर होल्डर का ये है। चलिए, टोटल क्लेम आर टू बी रिड्यूस्ड बाई, अच्छा टोटल जो क्लेम था 13,60,000 का, वो 8,60,000 से रिड्यूस कर दिया गया है। टोटल क्लेम को 8,60,000 से कम कर दिया गया है। ओके, तो ये तो कंपनी का डायरेक्ट ही फायदा हो गया। दोबारा सुनो, टोटल उनका देना था 13,60,000, उसको रिड्यूस कर दिया गया है 8,60,000 से, यानी उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया। अपना क्या कर दिया? सॉरी, सरेंडर मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, नहीं तो आप इसको इससे लिंक कर लोगे। उन्होंने अपना ये सेक्रीफाइस कर दिया है। तो ये तो शॉर्ट क्या हो गया? रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा ही जाएगा 860। एंड बैलेंस विल बी पेड बाई, बैलेंस कितना बचा? 13,60,000 देना था, और 860 यहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया, तो कितना बचा? 5 लाख। अब 5 लाख के लिए, यानी बैलेंस के लिए, बैलेंस मैं लिख देता हूँ 5 लाख, उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, यानी कंपनी क्या कर रही है? डिबेंचर होल्डर को शेयर्स देगी, इक्विटी शेयर देगी, 1 लाख शेयर देगी 5 रुपए वाले, यानी 5 लाख रुपए इस तरह से उसको दिए जाएंगे। यानी 5 लाख रुपए उसको कैश में नहीं दे रहे हैं, उसकी बजाय उसको शेयर्स दे रहे हैं। और वो शेयर कौन से हैं? जो कंपनी के पास आए थे, इक्विटी शेयर होल्डर ने सरेंडर जिनको किया था। ठीक है, तो ये है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, 860 का तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है, जो हम डिबेंचर होल्डर को शेयर्स दे रहे हैं उसको भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सॉरी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन निकल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डालना है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि डिबेंचर होल्डर को, यानी डिबेंचर्स डेबिट हो जाएंगे, इंटरेस्ट भी डेबिट हो जाएगा, 13 लाख टोटल अमाउंट हो जाएगा 13,60,000, और रिकंस्ट्रक्शन में 860 तो आएगा ही आएगा, प्लस जितने के उनको शेयर्स दिए जा रहे हैं वो भी, यानी 5 लाख भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो रिकंस्ट्रक्शन में कितना क्रेडिट हो गया? टोटल 13,60,000 ही क्रेडिट हो गया। और उसके अगली एंट्री में आप उनको शेयर दे दो। शेयर देने की एंट्री क्या हो जाएगी? हम उनको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप जरा मैं दिखा देता हूं कैसे करना है। तो डिबेंचर्स कितने के हैं यहाँ पर? डिबेंचर एक बार देख लेते हैं, 10 लाख के डिबेंचर हैं, और 360। रिकंस्ट्रक्शन में 860 तो उन्होंने अपना ये वेव ऑफ ही कर दिया है, और बाकी के लिए वो क्या ले रहे हैं? शेयर्स ले रहे हैं 5 लाख के लिए, उसको भी आपको रिकंस्ट्रक्शन में ही डालना है, बाद में अगली एंट्री में उनको शेयर हम देंगे। तो 13,60,000। ओके सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे चुपके से उनको शेयर दे दो, बड़ा इजी है, क्योंकि यहाँ पे शेयर सरेंडर अकाउंट में आपने
जितने भी शेयर सरेंडर हुए थे कंपनी ने उनको क्रेडिट कर लिया था एक अकाउंट में, शेयर सरेंडर अकाउंट में। यहाँ पे आप 5 लाख के शेयर्स इनको दे दो, डिबेंचर वालों को, ये डिबेंचर वालों को दे दिए। सर अगर हम किसी और को देते तो भी क्या ऐसी एंट्री बनती? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी एंट्री बनती। ठीक है, चलो अब अगला क्रेडिटर का पॉइंट आएगा, हम समझते हैं, आप बताना इसमें। हाँ सर हम बताएंगे। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा क्लेम ऑफ क्रेडिटर विल बी रिड्यूस्ड बाई, कह रहा है क्लेम ऑफ क्रेडिटर विल बी रिड्यूस्ड बाई 2,50,000। सर ये सीधा सीधा रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सीधा सीधा रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। ओके, एंड 1/5 ऑफ बैलेंस was to be satisfied by issue of equity shares out of the surrender share। ओके, तो एक काम करते हैं, जरा क्रेडिटर का हम देख लेते हैं। सर आप नई बैलेंस शीट से क्यों नहीं देख रहे हो, इससे क्यों देख रहे हो? नई बैलेंस शीट में और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट ही है, बस एक आइटम को छोड़ के, तो मैं इसलिए यहाँ से देख रहा हूँ ताकि आपको बार बार स्लाइड पलट के मेरे को ना दिखाना पड़े। बस प्रॉफिट एंड लॉस की जो बैलेंस है एसेट साइड पे वो एक्स्ट्रा है उस बैलेंस शीट में, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यही है, इसलिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ। बाकी आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्रेडिटर देखो जी, क्रेडिटर कितना है? 5 लाख। क्रेडिटर कितने हैं आपके? 5 लाख रुपीज़ के क्रेडिटर है, ये रहे 5 लाख रुपीज़ के क्रेडिटर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन, 5 लाख में से 5 लाख के जो क्रेडिटर है उसमें 250 तो क्या हो गया जी, उन्होंने छोड़ ही दिया आगे। और जो इसमें यहाँ पे बचा हुआ है 1/5 ऑफ बैलेंस वाज टू बी सेटिस्फाइड, बैलेंस बचा है 2.5 लाख रुपए, टोटल 5 था तो 2.5 उन्होंने छोड़ दिया, तो 2.5 बचा, 2.5 का 5 50,000 के उनको हमें शेयर्स देने हैं जो कि सरेंडर वाले में से देने हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे क्या करें सर, यहाँ पे एक काम करते हैं, क्रेडिटर क्लेम विल बी रिड्यूस बाई, चलो 2,50,000 तो 100% यहाँ पे आएगा क्योंकि उन्होंने कंपनी के फेवर में वो छोड़ दिया। और 1/5 के लिए जो हम शेयर देंगे 250 का 1/5 अभी निकाला था हमने 50,000 और, तो यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा। ये कैसे निकाला? जो बैलेंस 250 बचा उसका क्वेश्चन कह रहा है 1/5 के हमें उनको शेयर देने हैं बैलेंस पार्ट के, तो 50,000, तो ये हो गया 3 लाख रुपीस। ओके, और यहाँ पे आप उनको क्रेडिटर को जो 50,000 रुपये के शेयर्स देने थे, अगर नंबर ऑफ शेयर में देखें तो 10,000 शेयर 5 रुपये वाले हो जाएंगे, तो वो हमने उनको दे दिए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ रही है बातें। एक बार यहाँ से भी मैं मैच करता हुआ चलूँ, कहीं कोई गलती ना हो जाए, अगर होगी तो हम साथ साथ ही कंप्लीट उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, फिर उसके बाद यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है हमारा क्वेश्चन। आगे कह रहा है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस टू 50% ऑफ दियर वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस बाई 40%। ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है, तो ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यही एंट्री यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले मैं एक बार बाकी सारी एंट्रीज एक बार पढ़ के देख लो। यहाँ पे इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 60% ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स एंड सो डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी परपोज टू राइट ऑफ बैलेंस अमाउंट। ये भी कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक्सपेक्टेड है कि 60% ही डेटर से मिलेगा, इसका मतलब 40% बैड डेट हमें बुक करना है, जो कि रिकंस्ट्रक्शन टू डेटर हो जाएगी। ये भी सिंपल है। फिर शेयर सरेंडर बट नॉट रीशूड आर कैंसल्ड, ये लाइन अगर ये बात ना भी कहे तो भी आपको कैंसिल ही करने हैं, तो मैं पहले वही काम करने वाला हूँ। जो हमारे शेयर सरेंडर हुए थे अगर वो रीशू ना हो किसी को तो आप उनको कैंसिल करना। तो शेयर सरेंडर कहाँ पे है हमारा? 30 लाख इसमें क्रेडिट हुआ था और डेबिट हमारा हुआ है 5 लाख यहाँ पर और 50,000 यहाँ पर, तो 30 लाख में से 550, तो 24,50,000, 24,50,000
यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कंपनी उन शेयर्स को जो बचे हुए हैं, जो इशू नहीं करे गए हैं, उनको कैंसिल कर देगी। तो कंपनी का यहाँ पे फ़ायदा हो गया। और ये मैंने यहाँ पे एक छोटी गलती कर दी है, और यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कितना है? 24,50,000। हाँ जी, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद ये वाली एंट्री हमने कर ली है, और फिर हम ये वाली राइट ऑफ की कर देते हैं। सर आपने ये वाली एंट्री पहले क्यों की? पहले इसलिए कर दी ताकि हमारा रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस आ जाए और उसके बाद हम उसको डेबिट कर लें, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। बाकी आप इसको पहले कर लो, इन दोनों को पहले कर लो, उसको बाद में कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस टू 50% ऑफ दियर वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर, इनको 50% कर देना है। आओ जी, कितना कितना है ये? मैं काम करता हूँ, बैलेंस शीट की एक छोटी कॉपी बना लेता हूँ, नीचे कर लेंगे उसको, ताकि आपको बार बार ना देखना पड़े। यहाँ पे लो, इसी के सामने ले हम। हमें लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस करनी है। अब लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 15 लाख की है बैलेंस शीट में, तो हमने उसको 750 कर दिया, ये बात हमने डिस्कस कर ली। प्लांट भी आधा करना हमें, तो 10,50,000 का प्लांट है, तो हमने 5,25,000 कर दिया, नॉर्मल है। फिर फर्नीचर 9-10 का है, तो फर्नीचर भी हमने कितना कर दिया? आधा कर दिया, 4,55,000। तो इन तीनों के बारे में क्वेश्चन में बोला गया था कि 50% पे कर दो, और बाकी इन्होंने बोला था एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस बाई 40%, 40% से डिक्रीज कर दो स्टॉक की वैल्यू। तो 8 लाख का आप 40% से डिक्रीज कर देंगे तो आएगा यहाँ पे 3,20,000। ओके, फिर उसके बाद ये भी हो गया, और ये पॉइंट हमने पढ़ा था। तो डेटर का 60% ही रियलाइज होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो 40% यहाँ पे बैड डेट हो गया। तो डेटर को कम कर दो 40% से। डेटर 6 लाख के हैं, तो 40% इसका आप निकाल लो, तो हो जाएगा 240, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर उसके बाद और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे आपको क्या चीज़ राइट ऑफ करनी है? जो लॉस आपने निकाला है 18,20,000 का, इसको आपको राइट ऑफ करना है। इंटेंजिबल एसेट क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिए हुए हैं, तो बस ये रिकंस्ट्रक्शन में आप इसको यहाँ पे टोटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट हो गया 41,10,000, यानी पूरा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, पूरा जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट हुआ है वो डेबिट हो जाना चाहिए। अगर सर उसमें कोई बैलेंस बच जाए, अगर फिर भी रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस बच जाए, तो वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हुआ है ये नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं है, तो आपको कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफ़र करना है। अभी इस क्वेश्चन में तो जो समझने वाली मेन बातें थी वो सरेंडर वाली एंट्री थी, तो सरेंडर वाली एंट्री को एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, सब डिवीजन होगा उसमें, तो कुछ नहीं है। पुरानी इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगी, नई इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी। सेकंड, जो वहाँ पर सरेंडर की एंट्री होगी, सरेंडर की एंट्री भी बड़ी ईजी है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, कंपनी की प्रॉपर्टी हो गई ये जो शेयर सरेंडर हुए हैं। अब कंपनी इन शेयर्स को यहाँ पे लायबिलिटी वालों को देगी, क्रेडिटर है, डिबेंचर होल्डर है, और कोई भी हो सकता है। तो जब भी किसी क्रेडिटर या डिबेंचर वालों को ये शेयर्स इशू करने की बात कहेगी, तो आपको सिंपल एक काम करना है, क्रेडिटर या डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन में डाल देना। जितने के भी उनको शेयर मिलेंगे वो कंपनी का एक तरह से फायदे ही है, और अगली एंट्री में आपको उनको शेयर इशू कर देने हैं, जो कि एक जैसी एंट्री होगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर उनको प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह से ही कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। अब आगे इसमें बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी मैं बना चुका हूँ, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस तरह से आपको एक रेडी करके रखना है, ठीक है, मतलब पेपर में इस तरह से फॉर्मेट बना लेना। मेरे पास तो ये है कि भाई मैं पहले से लिख सकता हूँ, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं, इन सारी एंट्रीज का हमें इम्पैक्ट यहाँ पर लेना है।
चलो एक बार 1 बाय 1 करके चलने की कोशिश करेंगे। और मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो आप फटाफट से देखो, जो आइटम ज़ीरो हो गई है उसमें तो आपको अकाउंट खोलना नहीं है, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाना है। और जो मेन टाइम आपका इक्विटी शेयर कैपिटल यानी जो शेयर कैपिटल का नोट बनाने में मेन टाइम लगता है, तो आप फटाक से उसमें जल्दी से नोट बना देना। क्या करना, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, वो उठाना और यहाँ पे डेबिट है तो माइनस और क्रेडिट है तो प्लस करके टोटल करके वहाँ पे लिख देना। ये है तब जब आपके पास टाइम नहीं है। और अगर आपके पास टाइम है तो प्रॉपर आप एक बताओ कि भाई यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन करके दे दो कि कैसे कैसे क्या काम हुआ है। सर एक बार ना करके दिखा दो, मतलब जो आप कह रहे हो ना उसको एक बार करके दिखा दो ताकि हम एग्ज़ाम में उसको कर पाएँ। देखो मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि ऐसे करना है, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका काम अगर छूट रहा है, क्वेश्चन छूट रहा है, तो उस केस में आपको कैसे करना है। आओ ज़रा मैं दिखा देता हूँ फटाफट। देखो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे बात शुरू हुई, तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हो रही है, तो ये कैंसिल, इसमें तो कुछ नहीं होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी थी, 50 लाख, तो अपने कैलकुलेटर पे 50 लाख लोड कर लो। ठीक है, कैलकुलेटर पे 50 लाख हो गया। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। पहली एंट्री में कोई इक्विटी शेयर कैपिटल में चेंज नहीं हुआ। दूसरी एंट्री में माइनस करो 30 लाख, डेबिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड एंट्री में कुछ भी नहीं है। फोर्थ एंट्री में प्लस कर लो 5 लाख, फोर्थ एंट्री में प्लस कर लिया 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। और फिफ्थ में कुछ भी नहीं है, और सिक्स एंट्री में भी 50,000 आप ऐड कर लो, ऐड कर लिया। फिर उसके बाद तो और कहीं पर नहीं है। चलो, तो हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल में आया है वो आया 25,50,000। तो 25,50,000 यहाँ पे आप सीधा का सीधा रख दो। 25,50,000। और आपको पता है ये शेयर्स कितने रुपए वाले हैं, 5 रुपये वाले हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो, आपके शेयर्स आ जाएंगे 5,10,000। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट इस तरह से आपको बना के दिखा देना है। शेयर कैपिटल मतलब एक फॉर्मेलिटी कर देनी है, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आप बता दो कितना है जी, 5,10,000 शेयर्स। ऐसे दिखाओ, रुको रुको रुको, ऐसे नहीं, यहाँ पे पूरा दिखा दो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और 5,10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ऑफ ₹5 ईच। 510 कैसे निकाला मैंने, मेरे पास टोटल आ रहा था 50,50,000 डिवाइड बाई 5 कर दिया, एक शेयर 5 रुपये का, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाला है। तो 25,50,000 ऐसे बना लेना भाई। अगर टाइम नहीं है तो ऐसे कर लेना, कम से कम क्वेश्चन छोड़ने से तो अच्छा है ऐसे कर लो, ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद आगे तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल हम कर ही चुके हैं। शेयर सरेंडर अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है, तो ये कंप्लीट एंट्री पोस्ट हो गई है। फिर डिबेंचर यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, डिबेंचर पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, ज़ीरो हो गए, इसका नोट नहीं बनेगा, छोड़ दो। रिकन्स्ट्रक्शन भी बंद हो चुका है, और शेयर सरेंडर अकाउंट तो ऑटोमेटिक बंद है। क्रेडिटर सारे के सारे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, ध्यान रखना, क्रेडिटर सारे नहीं हुए हैं। तो क्रेडिटर के लिए एक नोट बना लेते हैं हम। किस नाम से बनेगा ये, ट्रेड पेबल के नाम से। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर का बैलेंस कितना था, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस था, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस ये बैलेंस शीट में भी दिख जाएगा 5 लाख। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख, और यहाँ पे देखो एक बार क्रेडिटर का पॉइंट देख लेते हैं। रिडक्शन हो गई थी 250 से, और 50,000 का शेयर सरेंडर यानी शेयर्स दिए गए थे, तो 250 से इसकी रिडक्शन, और बाकी क्या थे, 50,000 के इनको शेयर्स दिए गए थे।
इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस तरह से हमारे पास 2 लाख के क्रेडिटर अभी भी बचे हुए हैं। टू लाख के क्रेडिटर हमारे पास हैं, राइट। चलो तो सॉरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। आगे क्रेडिटर हमारे हो गए और रिकंस्ट्रक्शन तो बंद हो चुका है, शेयर सरेंडर अकाउंट भी बंद है, इक्विटी शेयर कर चुके हैं, रिकंस्ट्रक्शन बंद है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर को हम इकट्ठा बना लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। चलो एक बार बना लेते हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये हमारा टेंजिबल का पार्ट होता है, टेंजिबल। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, दोबारा एक बार देखना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इनको लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। रिडक्शन, रिडक्शन और रिडक्शन। 50% इनकी वैल्यू रिड्यूस करी गई थी यहाँ पे। 15 लाख, 10, 50, 9, 10, 15 लाख, 10,50,000। और फर्नीचर का कितना था, फर्नीचर का हमारे पास था 9,10,000। तो इसमें से 750 रिड्यूस हो गया था स्कीम में, तो हमारे पास 750 इसका बचा। इसका 5,25,000 आधा होता है, तो बचा हमारे पास 5,25,000। और इसका 4,55,000, ठीक है ना। हाँ तो इसका भी कितना बचा, 4,55,000। 50% रिड्यूस करना था, ये हमारा स्कीम के अंदर था। ओके ये हमारा हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये तीनों हमने कर लिए। फिर स्टॉक, स्टॉक को हमें रिड्यूस करना है 320 से। चलो जी, स्टॉक को हमें रिड्यूस करना है 320 से। स्टॉक के लिए इन्वेंट्री बना लो आप यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में था उसको रिडक्शन, सर इसको हम सीधा लिख दें तो भी चलेगा, हाँ चल जाएगा। अब टाइम है, मैंने क्योंकि यहाँ पे टाइम बचाया है तो मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ, अच्छा लगता है ना कुछ नोट्स तो अकाउंट दिखा के आओगे। कितना था इन्वेंट्री, इन्वेंट्री था आपका, स्टॉक था 8 लाख का, 8 लाख का स्टॉक हमारी बैलेंस शीट में था। और रिड्यूस कितना हुआ है यहाँ पे स्कीम में, रिड्यूस हुआ 320, तो 4,80,000। एक बार चेक कर लेते हैं भैया, 8 लाख माइनस 320, 480, हाँ जी इन्वेंट्री 480 आ गया। अब ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस शीट में इसका क्या था, बैलेंस था इसका डेटर का 6 लाख, और 40% इनका बैड डेट हो गया था, रिडक्शन बैड डेट है ये 40%, 240, तो 360 के हमारे यहाँ पे डेटर बचे हुए हैं। फिर ये जो हमारे पास बैंक का बैलेंस है, एक मिनट और तो कुछ नहीं है, हाँ ये हट गया हमारा। अब एक बार जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं, फिर बैलेंस शीट पे आएंगे। जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट ऐसा तो नहीं है जो बच गया हो। एक बार रिकंस्ट्रक्शन को भी चेक करेंगे क्योंकि हमने रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाया नहीं है, हम चेक जरूर करेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन हमारा पूरी तरह से बंद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है जरूर चेक करना है। तो बाकी सारे अकाउंट क्लोज हैं। एक बार बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि कोई आइटम छूटी ना हो। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, डिवेंचर हो गया, आउटस्टैंडिंग ये हो गया, क्रेडिटर भी हो गए,
बिल्डिंग, ये तीनों फिक्सड हो गए और ये भी हो गए, और बैंक। अब बैंक बचा हुआ है ये 180 का, तो इसमें कोई चेंज है ही नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा डायरेक्ट। तो इसको तो मैं लिख ही देता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,80,000, जिसके लिए कोई नोट नहीं है तो यहाँ लगाएंगे हम डैश। ठीक है, अब हम इनको ना नंबर देते जाएंगे। पहले हम इन आइटम्स को नंबर देते हैं। तो हमारे पास एक नॉन करेंट लायबिलिटी में तो कुछ नहीं है, एक हमारे पास यहाँ पे ट्रेड पेबल है, क्रेडिटर। नोट के हिसाब से इनको लिख देते हैं। तो पहला नंबर तो इसको मिलेगा, दूसरा नंबर इसको मिलेगा, इसको भी यहाँ पे नोट को नंबर देते जाओ। ट्रेड पेबल का दूसरा हो गया। टेंजिबल में हमारे PPE आ रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं। एंड इक्विपमेंट टेंजिबल, इसका नोट नंबर हमारा बन जाएगा 3, तो इसको 3 दे दो आप। ये टोटल आएगा आपका 750, 525, 455, 17,30,000, 17,30,000। फिर नोट नंबर 4 इन्वेंट्री को दे देते हैं हम। इन्वेंट्री इसका आ रहा है 480, और डेटर का अगर आपको याद हो तो 360 आ रहा था। लो, ये नोट नंबर कौन सा आ गया, 4 के बाद 5। आप डेटर इन्वेंट्री को डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, डायरेक्ट ही माइनस करके लिख दो, एक ही आइटम है, टाइम कम है तो ऐसे कर लो। 360, देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नोट्स टू अकाउंट्स का, यहाँ पे आप टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 360। अब गहरी सांसें लो और देखो जरा मैच होता है कि नहीं। तो 2 लाख, सर इतनी मेहनत करी तो मैच होना तय है, मैच तो हो गई ही। 27,50,000 लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया, और ये देख लो कितना आ रहा है, 17,30,000, 4,80,000, 360 और 180। और वाओ, ये भी मैच हो गया, 27,50,000। और मैं बुक पे भी एक बार नज़र मार लेता हूँ, क्या बुक का भी यही आ रहा है? हाँ जी, बुक का भी यही आ रहा है, 27,50,000। ठीक है सर, हमें बुक का सॉल्यूशन भी दिखा दिया करो ताकि हम देख लें कि बुक में किस तरह से प्रेजेंटेशन की हुई है। ओके जी, तो आप बैलेंस शीट के साथ एंड रिड्यूस वर्ड भी लगा देना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और चलो, ये इतना हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको रिकंस्ट्रक्शन का, मैंने आपको एक बार चेक करने के लिए बोला था, एक बार रिकंस्ट्रक्शन जरूर चेक कर लेना भाई, पता लगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हमें बनाया नहीं है और उसमें कुछ बैलेंस बचा हुआ है। हालांकि बैलेंस शीट मैच हो गई है, बट रिकंस्ट्रक्शन हमेशा चेक कर लेना चाहिए। अब बैलेंस शीट मैच हो गई है, अब नहीं कर रहे हम, टाइम पास हो जाएगा। अब फटाफट से आपको ना बाकी सॉल्यूशन जो बुक में दिया गया है वो दिखा देता हूँ नीचे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले तो एक काम करो, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन भी वो स्क्रीनशॉट ले सकता है एक बार। ये लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद ये उनका सॉल्यूशन है, देखो उन्होंने प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाई है ये मिसिंग फिगर कंप्यूट करने के लिए, राइट। चलो, फिर नीचे उनकी ये जर्नल एंट्रीज हैं। जर्नल एंट्री एक ही पेज पे, हाँ एक पेज पे आ गई जर्नल एंट्री, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, नीचे यहाँ पे देखो इन्फो इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड रिड्यूस, बैलेंस शीट में एंड रिड्यूस्ड वर्ड जरूर लगा देना। तो ये इनकी बैलेंस शीट है। हाँ जी, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स दिए हुए हैं, वो भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, बस तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए। ओके, बाय बाय।